नमस्कार, मनोज सिवाई टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष और 2022 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करके एनडीए के हिस्सा बन चुके डॉक्टर प्रेमचंद्र बिंद जी। डॉक्टर प्रेमचंद्र बिंद जी कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 2022 के चुनाव में मेन भूमिका निभाने वाले हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। सर, जिस वक्त सारे जो तमाम छोटे दल हैं, जिस वक्त वो समाजवादी पार्टी से समझौता करने में लगे थे, उस वक्त आपने बीजेपी से जुड़ने का क्यों सोचा सर? बीजेपी से जुड़ने के लिए हमने इसलिए सोचा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी देश प्रदेश के विकास के लिए काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी कर्मठता एवं ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों, गरीबों, मजदूरों सहित जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, उनको भी तमाम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। जी सर। सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जहाँ तक देखा जाता है कि आपकी जो पार्टी की नीतियाँ हैं वो सेकुलर रही हैं और बीजेपी को सर कहीं ना कहीं लोग कट्टरवादी बोल देते हैं हिंदुत्व को लेके, तो फिर मैं क्या समझूं कि आपकी भी पार्टी की विचारधारा बदल रही है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। हम देश में समानता व मानवता लाना चाहते हैं। जहाँ तक कट्टरवादी विचारधारा की बात है तो इस समय जो कार्य भारतीय जनता पार्टी का है उसमें कोई कट्टरवाद नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो भी सुविधाएं शासन प्रशासन स्तर से चल रही है वो चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे सवर्ण हों, सभी लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 से है, 17 से उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर दंगा फसाद नहीं हो रहा है। यदि कट्टरता होती तो दंगा फसाद होता। हाँ, यह बात ज़रूर है कि राम जन्मभूमि का जो मामला काफ़ी समय से लंबित था, उस मामले का समाधान हुआ है और उस मामले का समाधान जरूरी भी था और एक बहुत बड़ी समस्या देश की हल हो गई। तो आप अपने पार्टी के सेक्युलरिज्म को कैसे बना के रखेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी से जुड़ने के बाद जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, वो आपसे जुड़ेंगे? बीजेपी में भी अल्पसंख्यक जब वोटर वोट दे सकते हैं, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समुदाय का नेतृत्व करने वाली महबूबा मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी का जब बीजेपी से गठबंधन हो सकता है और साझे में सरकार बन सकती है। और आज शाहनवाज हुसैन जैसे लोग, तमाम लोग, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग उसमें प्रवक्ता हैं, प्रदेश में भी मंत्री हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि यह पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है ठीक नहीं है। अल्पसंख्यक समाज से भी जुड़े तमाम मसलों को बीजेपी ने हल किया, जैसे 3 तलाक का मसला हल किया है, या अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकारी राशन देने का कार्य चल रहा है गरीबों को, तो इसमें अल्पसंख्यकों को भी लाभ बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि उनके यहाँ यूनिटें कुछ ज़्यादा हैं। यूनिट ज़्यादा है तो निश्चित है कि उनको ज़्यादा मात्रा में अनाज भी मिल रहा है। तो कैसे माना जाए कि कोई पक्षपात है? और जहाँ तक कट्टरता की बात है तो समय समय पर तो जैसे समाजवादी पार्टी के भी ऊपर तुष्टीकरण का या कट्टरता का लेबल लगता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगता है, लेकिन हमको इसमें वर्तमान देखना है। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के सभी लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि बीजेपी अपने नेताओं को बैक डोर से टिकट देने के लिए समझौता करती है, तो क्या आपकी पार्टी भी इस पूरे काम का हिस्सा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सम्मानजनक तरीके से एनडीए में शामिल है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठबंधन है। सर, इस बार के चुनाव के लिए आपकी क्या नीतियां हैं? अब इस बार क्या आपकी नीतियां होंगी चुनाव के लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जनता के बुनियादी सवालों शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार
आदि मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क भी हुआ, हम लखनऊ में भी अपनी बात रखे। अभी गोपीगंज में 20 तारीख को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दया शंकर सिंह जी उपस्थित थे। जनता के बीच में हमने अपने मुद्दे, अपने विचारों को रखा है। हम यह चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य यह गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जी सर। और जो स्मार्ट कार्ड या हेल्थ कार्ड है, जी सर, जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क देने के लिए प्रयास किया जा रहा है या दिया जाता है, उसमें तमाम व्यवहारिक अड़चनें हैं, दिक्कतें हैं। जैसे कि कोई बीमार होता है जी तो बड़े हॉस्पिटलों में जाता है, हर हॉस्पिटल में सुविधा भी नहीं है स्मार्ट कार्ड से इलाज का। ये सुविधा भी है तो तमाम हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कहते हैं कि जब कोई बड़ा केस होगा, जैसे ऑपरेशन केस होगा या लाख 2 लाख रुपए का मामला होगा, तब हम इस कार्ड से इलाज करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यह बात रखेंगे कि यह जो कार्ड है इसका व्यवहारिक उपयोग तभी होगा कि यदि कोई किसी को 500 रुपये की दवा की ज़रूरत हो, 100 रुपये की दवा की ज़रूरत हो, 1000 की दवा की ज़रूरत हो, जैसे ATM से पैसा कट जाता है वैसे उसी से कट जाना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। नहीं पता लगा कि हम ऑपरेशन के चक्कर में या बड़ा अमाउंट के चक्कर में छोटा रोग में ही आदमी डेथ कर सकता है। जी सर। और सर, इसके साथ ही साथ जी सर, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर यूपी में कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगाया जाए। इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे। जहाँ तक बजट की बात है तो जब देश में, प्रदेश में तमाम एक्सप्रेस हाईवे बन सकता है जी सर, जनता के सुख के लिए, जी सर, तो जनता के युवाओं को रोजगार देने के लिए कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, हमारा पूर्वांचल का हिस्सा है, यहाँ पर लगना चाहिए। सर, हमारी टॉक शो में आपने कुछ वक्त पहले कहा था कि आप जिससे भी गठबंधन करेंगे आप 25 सीटों की मांग करेंगे, तो बीजेपी आपको कितने सीट दे रही है सर? देखिए 25 सीटों की जहाँ तक बात है वो तो मांग हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब उतनी सीटें मिलेंगी नहीं, या मतलब मांगने की जहाँ तक बात है वो हमारी दावेदारी है। तैयारी हमारी 50 सीटों पर अच्छी है, उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि हमको 20-25 सीटें मिले। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुल 325 MLA हैं उसके गठबंधन के, तो अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ के 325 MLA हमारे जो उसमें से 4 हट गए, भारतीय समाज पार्टी के 321 MLA हैं। 321 MLA में अब 79 + 4 मतलब 83 सीट उनकी हारी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब छोटे दल के लिए 20-25 सीट ले पाना तो बहुत मुश्किल का काम है। हाँ, जैसे और किसी पार्टी से गठबंधन हुआ था जिसकी कम सीट होती, ज़्यादा सीट हारी होती, तो ज़्यादा सीट दे सकते थे। सर, मतलब अब आप बीजेपी से गठबंधन कर चुके हैं और अभी बीजेपी सत्ता में है और लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं। हाँ। तो सर, अब मतलब क्या आपकी पार्टी का जो मुद्दा या जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे वो महंगाई और बेरोजगारी तो नहीं होगा? क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उसका तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, तो मैं क्या मानूं कि आपका भी नहीं होगा? नहीं, हमारा मुद्दा होगा, भले हमारा उनसे गठबंधन है, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस सवाल पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे और कहेंगे कि जैसे बेरोजगारी के मुद्दा के लिए हमने एक फार्मूला दिया, बेरोजगारी का मुद्दा दूर करने के लिए यहाँ पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री लगा दिया जाए। और यह भी बात नहीं है कि उनके पास धन नहीं है। जब हाईवे पर इतना खर्च हो सकता है, गंगा सफाई पर इतना खर्च हो सकता है, तो कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री लग सकती है। अब यह है कि ध्यान आकर्षित करने की बात है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। अब यह है कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि ये पूरी तरह से कंट्रोल होने वाला मुद्दा भी नहीं है। महंगाई महंगाई कुछ न कुछ तो बढ़ती रहेगी हमेशा, लेकिन यह है कि ज्यादा महंगाई है। जैसे इस समय ज्यादा महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, लेकिन इस समय ज्यादा बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है, कम होना चाहिए। इसके लिए प्रयास सरकार करे, सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो महंगाई कंट्रोल हो सकती है। जैसे अभी डीजल पेट्रोल का दाम कुछ कम किए हैं, कुछ और कम कर सकते हैं। चुनाव आ रहे हैं ना। हाँ, चुनाव तो है ही। सर, आप कौन से विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव? ज्ञानपुर विधानसभा से। सर, समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हो रही है उसमें जो भीड़ जुट रही है, उसके सामने आप अपने जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है उसको कितना मजबूत समझते हैं? मतलब एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होना हो। जिस अनुपात में भीड़ आ रही है समाजवादी पार्टी की रैली में, उस अनुपात में सीटें नहीं आएगी।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के यहाँ हर सीट पर बहुत ज़्यादा लोगों का आवेदन लिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। जैसे मतलब एक औसत दर्जे देखेंगे तो कम से कम 15 आवेदन है, कहीं 10 आवेदन है तो कहीं कहीं 20। जैसे प्रतापपुर वगैरह में देखेंगे यहाँ लगभग 27-28 आवेदन है। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में अब जहाँ और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में आवेदन नहीं लिया जा रहा, बल्कि वहाँ पर नाम का पैनल मांगा जा रहा है। एक सीट पर 3-3 4-4 लोगों का पैनल जिलाध्यक्ष से मांगा जा रहा है, उसी में से चयन होना है। तो अब जब वहाँ पर 20 लोग आवेदन कर दिए हैं एक विधानसभा में, और अखिलेश जी मान लीजिए कि इलाहाबाद में आ गए और वहाँ पर 12 विधानसभा है और 20 को छोड़िए 10 ही आवेदन को मान लीजिए कि 10 आवेदक है और हर आवेदक 50-50 गाड़ी लेकर के चला गया। तो अब एक सीट पर ही 10 आवेदक है तो 500 गाड़ी एक सीट से हो गई। अब वहाँ पर 12 सीट है, अब आप जोड़ लीजिए कितना भीड़ हो सकती है। वो उनकी भीड़ का पता उस दिन चलेगा जिस दिन उनकी प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो जाएगी। मतलब आप अपने आप को समाजवादी पार्टी से मजबूत समझ रहे हैं या कमजोर? मजबूत। चलिए सर, अगर संजय निषाद की बात करें तो उन्होंने भी बीजेपी से गठबंधन किया और उन्हें मतलब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा परिषद में भेज दिया है। हाँ। आपको क्या दी गई है, आपको क्या कहा गया है इस बारे में? हम लोग तो अभी जो गठबंधन हो रहा है, सीटों का हमारा गठबंधन हो रहा है। हमको जो सीटें मिलेंगी उतने पर कैंडिडेट लड़ाएं। यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रेमचंद्र बिन जी। हमारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रेमचंद्र बिन जी। सर, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अब गठबंधन के बाद अपनी पार्टी के लोगों को देंगे टिकट या पहले दूसरे मतलब बाहर के लोगों को दे चुके हैं? गठबंधन के बाद अधिकतर सीटों पर पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, मिशनरी लोग हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। कुछ सीटों पर वहाँ पर जीत के समीकरण को ध्यान में रख करके दूसरे को भी दिया जा सकता है। जी सर, अब तो क्या चुनाव में अगर मान लीजिए अब जीत गए तो अब इसके बाद क्या अब मिनिस्टर बनने भी जा रहे हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए सर, अगर आपने बोला कि आप ज्ञानपुर से लड़ेंगे तो सर आप वहाँ पे क्या समस्याएं देखते हैं, और अगर आप वहाँ से लड़ते हैं जीतते हैं तो वहाँ के लिए क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ की जनता के लिए आप करेंगे, वहाँ पे क्या समस्याएं आप देखते हैं? ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र या भदोही जिला, जी सर, जो कि पहले कालीन की नगरी के नाम से जाना जाता था। काफ़ी लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर कालीन उद्योग से चलती थी, लेकिन इस समय यहाँ का कालीन उद्योग संकट में है। हम चाहते हैं कि इस उद्योग का विकास किया जाए। जो मजदूर लोग हैं उनको 700 रुपया प्रति दिहाड़ी की दर से मजदूरी मिले। इसके अलावा और भी कल कारखाना फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर और ज़्यादा विद्यालय खुलें और अच्छे अच्छे अस्पताल बने ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मुहैया हो सके। सर, बीजेपी पे कहीं ना कहीं हमेशा से ध्रुवीकरण का आरोप लगता है। आप बीजेपी से गठबंधन करने के बाद उनके सहयोगी होने के नाते और अपने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कितना सही मानते हैं? देखिए, ध्रुवीकरण की बात जहाँ तक है तो ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार कुछ विपक्ष भी होता है। जैसे देखिए, ध्रुवीकरण तो हर कोई चाहता है कि हम ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाएं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीट जीते या हमारी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी हो। मतलब आपका कहना है कि ध्रुवीकरण सब करते हैं और बीजेपी कम करती है, पर करती है ना सर? नहीं, कम नहीं करती है जी, जैसे सब करते हैं वैसे करते हैं, बल्कि ज़्यादा ही करती है। आपने मान लिया कि ज़्यादा करती है। ध्रुवीकरण का मतलब है जैसे ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवीकरण कैसे होता है? जैसे जब विपक्ष, जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा ये तुष्टीकरण करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण ज़्यादा करेगी तो सपा, बसपा या कांग्रेस या विपक्ष को ध्रुवीकरण करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। सर, अगर मान लीजिए सरकार बनती है, आप लोग सत्ता में, तो बीजेपी से आपके जो संबंध हैं वो मतलब कैसे रहेंगे? मजबूरी का या फिर मजबूती का? मजबूती का। चलिए सर, आपने बोला कि आप ज्ञानपुर से लड़ेंगे। वहाँ के लोगों के लिए क्या मेन योजनाएं होंगी जिनसे वहाँ के लोगों को लाभ हो? ज्ञानपुर के लोगों के लिए मेन योजना होगी, सबसे पहले तो
यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्वलन समस्या है। जी यहाँ सर। के युवा रोजगार के लिए जाकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बॉम्बे में, सूरत में, गोवा में। हम चाहेंगे कि यहाँ पर कल कारखाना, फैक्ट्री, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहीं लोगों को रोजगार मिले, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए चाहेंगे कि यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल बने और भी ज़्यादा अस्पताल बने। जी सर, आपकी पार्टी और बीजेपी साथ में कितनी सर रैलियां संबोधित करेंगी? अभी तो रैलियों का प्रोग्राम बनेगा। अभी तो कुछ दिन के पहले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में एक बड़ी रैली हम जगतपुर इंटर कॉलेज बनारस में 7 नवंबर को किए जी सर। और गोपीगंज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सम्मेलन से जल्द ही कार्यक्रम बनाया जाएगा और उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 15-20 रैली व जनसभाएं करें। तो सर अभी कल आए थे प्रधानमंत्री आए थे प्रयागराज में। हाँ। तो फिर आप क्या शामिल हुए थे उसमें? नहीं, अभी उसमें शामिल नहीं हुए थे। हम लोगों का संयुक्त प्रोग्राम बनने वाला है। जब संयुक्त प्रोग्राम बन जाएगा उन सभी प्रोग्राम में हम लोग शामिल हों। जी सर। सर अगर ज्ञानपुर की बात करें तो वहाँ पे आप मुख्य रूप से जो भी समस्याएं देखते हैं उनको आप कम करने के लिए सर क्या क्या योजनाएं नहीं चलाएंगे, या क्या क्या सोचा है आपने वहाँ के जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? योजनाओं की जहाँ तक बात है तो वही जो हमने कहा कि कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री। अब यह तो मामला केवल एक विधायक के स्तर का नहीं है, यह तो सरकार के स्तर का है। तो सरकार से बात किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, यहाँ के लिए कल कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी लगाने का कार्य करें। और बाकी जो विधायक निधि से विकास होना है, जो कुछ निर्माण कार्य होना है, स्कूल, अस्पताल वगैरह, वो तो हम लोग कराएंगे भी। सरकार से भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल, अस्पताल खोले जाएं। जी सर। रोजगार सर के अगर 2022 के और चुनाव, जो यहाँ मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है, जी सर, यदि मजदूरों को उचित मजदूरी मिल जाए, उनका शोषण बंद हो जाए, जी सर, तो वो खुद ही मजबूत हो जाएंगे, खुद ही उनकी गरीबी कम हो जाएगी। चलिए सर, अगर 2022 के चुनाव के बारे में बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं कि सारी पार्टियां एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही हैं। कुछ मतलब राहें जो है, नक्शा जो वो गुमराह चल रहा है, पता नहीं चल रहा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ऐसे में आप 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं सर? 2022 में भारतीय जनता पार्टी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, यानी एनडीए की फिर से सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। जहां तक लड़ाई की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी होगी, तीसरे पर बीएसपी, चौथे पर कांग्रेस। लगभग सभी लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए सर, अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की मान लीजिए अगर सरकार बनती है तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी फिर? अब समाजवादी पार्टी की ये सरकार बनती है, हाँ। तो हम जनता के लिए जिन सवालों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, जी सर, उन सवालों को पूरा कराने के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे विपक्ष में रहकर। सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारा यह संदेश है कि सभी लोग आपस में एकता बना करके प्रेम, सद्भाव, भाईचारा के साथ रहें, देश प्रदेश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखें और जनता का जो बुनियादी सवाल है उन सवालों पर एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें। चलिए सर, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर प्रेमचंद्र बिन जी, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से अपनी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, ज्ञानपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की जनता को कैसे, वहाँ के जनता को उनकी समस्याओं से बाहर निकालेंगे, उनकी कैसे मदद करेंगे, वहाँ पे नई नई योजनाएं चलाएंगे, जैसे वहाँ के गरीबों को मदद मिले, वहाँ की जो जनता है उनको मदद मिले, लोग सही से रहें, महंगाई और बेरोजगारी पे काम करेंगे, उन्होंने ये बताया। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो, मैं हूँ श्रेया सिंह।